आजकल भारत में टू मच डेमोक्रेसी यानी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र पर काफी बहस हो रही है। लेकिन आज हम आपको भारत के इतिहास के उस दौर में लेकर चलेंगे जब भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं था। और यह साल था वर्ष 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 की आधी रात को की गई थी। 45 वर्षों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित किए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि इमरजेंसी को नहीं लागू किया जाना चाहिए था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि 45 वर्ष बाद इमरजेंसी लगाए जाने की वैधानिकता का पता लगाना अब मुश्किल काम है। 94 वर्ष की एक महिला जिनका नाम वीरा सरीन है, उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है जिस पर सुनवाई चल रही है। वीरा सरीन ने अपनी याचिका में 25 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है कि उन्हें इतना मुआवजा दिया जाए। वीरा सरीन का कहना है कि इमरजेंसी के दौरान उनके पति की दुकान से सोने की कीमती कलाकृतियों को जब्त कर लिया गया था। साथ ही उनके पति को विदेश भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में वीरा सरीन और उनके पति का सोने की कलाकृतियों का बिजनेस था। आज सुप्रीम कोर्ट में वीरा सरीन के वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इमरजेंसी लगाकर संविधान के साथ धोखा किया गया है। ऐसे इतिहास को दोहराए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि अब जब देश में इमरजेंसी लगाने वाले ज्यादातर कर्ता धर्ता जिंदा ही नहीं बचे, तो इसे असंवैधानिक घोषित करने के बाद आखिर सजा किसे दी जाएगी? और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इससे देश की वर्तमान और भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इमरजेंसी लगाने का फैसला अनैतिक था, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर ये असंवैधानिक भी साबित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सजा सिर्फ अनैतिकता को सुनाई जाएगी या ये अनैतिक कृत्य करने वाले अब भी जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और होगी तो कैसे होगी, क्योंकि वो तो अभी बचे ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। हालांकि अब अगर आपातकाल लगाने के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो उसका असर क्या होगा, आज ये समझना है। इस फैसले में सीधे तौर पर शामिल अधिकतर महत्वपूर्ण लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के लिए अब जीवित ही नहीं बचे। 19 महीनों तक पूरे देश में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में देश की मौजूदा पीढ़ी को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। लेकिन इसे आप भारत के राजनीतिक इतिहास में भूल सुधार की एक कोशिश मान सकते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। 45 वर्षों के बाद भी अगर इसे असंवैधानिक कहा जाता है तो ये भारत के इतिहास में एक उदाहरण बन जाएगा और फिर भविष्य में कभी भी कोई सरकार ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। अब आप सोचिए, ये काम उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था जो कांग्रेस पार्टी आज सबसे ज्यादा असहनशीलता के मुद्दे को उठाती है, जो कांग्रेस पार्टी आज की डेट में सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है। इमरजेंसी का दाग कांग्रेस के दामन पर है। इसके असंवैधानिक साबित होने से कांग्रेस की छवि और खराब तो होगी, लेकिन इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तब भी थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कांग्रेस पार्टी बहुत पहले ही कमजोर हो चुकी है और उसे और अब कितना कमजोर किया जा सकता है। 1975 में इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी मिलकर देश चला रहे थे। तब भी मां बेटे की ही सरकार चल रही थी और आप सोचिए, ये मां बेटे की सरकार 2014 तक भी चली थी। मां बेटा बदल गए, कॉन्सेप्ट वही था। और आज भी मां बेटा ही मिलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस चला रहे हैं। यानी सोच लीजिए, 1975 के दौर में भी मां बेटा ही थे। उसके बाद 2004 से 2014 तक भी मां बेटा ही थे। और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो अब भी मां बेटा ही है। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई तो 1977 में देश के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन 2 साल में ही जनता का मूड बदल गया और जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचा दिया। वैसे इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई पहले भी लड़ी गई थी। 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की थी। लेकिन 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका यानी अदालत से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई का अधिकार ही छीन लिया था। इसे संविधान का 38वां संशोधन कहा जाता है। जो लोग आज कांग्रेस पार्टी को आज़ादी और आज़ाद ख्यालात का चैंपियन मानते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए।
आपातकाल समाप्त होने के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में दोबारा संशोधन किया और अदालत को फिर से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई का अधिकार दे दिया और अब यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। प्रधानमंत्री होने के नाते इमरजेंसी की पूरी जिम्मेदारी इंदिरा गांधी की थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के वक्त असली सत्ता इंदिरा गांधी के पास नहीं बल्कि संजय गांधी के पास थी। संजय गांधी उस समय न तो किसी सरकारी पद पर थे और न ही वो जनता द्वारा चुने हुए नेता थे, लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी का पुत्र होने की वजह से ही वो सारे बड़े फैसले ले रहे थे, जैसा कि बड़े बड़े खानदानों में होता है। और तब एक खानदान इस देश पर शासन कर रहा था। तब संजय गांधी के घर पर दरबार लगा करता था। वो केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बड़े कांग्रेसी नेताओं को अपने घर पर ही बुलाते थे, उन्हें वहीं से आदेश देते थे और अपने हिसाब से बड़ी बड़ी नियुक्तियां करते थे सरकार में। संजय गांधी और उनके मित्रों ने इमरजेंसी के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से देश को चलाया और बहुत सारे बड़े नेता जो बाद में कांग्रेस की अलग अलग सरकारों में बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे, वो सब संजय गांधी के ही दोस्त थे, उन्हीं की टीम में शामिल थे और यही लोग आगे चलकर बड़े बड़े फैसले लेते रहे। लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद भी इनमें से किसी का कुछ बिगड़ा नहीं और इनमें से किसी को भी इमरजेंसी का डिजाइनर होने की सजा नहीं मिली, डिसीजन मेकर होने की सजा नहीं मिली। और इमरजेंसी के दौरान प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी। इसके बावजूद भारत की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उस समय इंदिरा गांधी के इस फैसले से सहमत हो गया था। यह बड़ी बात आपको आज देखनी चाहिए। उस समय का मीडिया कैसा था सोचिए। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगी और अखबारों के दफ्तरों में उसी रात पावर सप्लाई काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार छाप ही ना सके। यह सब इस देश में हुआ है। अखबारों के दफ्तरों को 2 दिन बाद पावर सप्लाई मिली थी। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटा दिया और अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को यह प्रभार दे दिया और वीसी शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर अपना नियंत्रण ले लिया। उस समय प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया, यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हुआ। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त कर लिया गया। 327 पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन लाइन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री से मना कर दिया गया और कुछ संवाददाताओं को भारत से बाहर निकाल दिया गया। उस दौर में बड़े बड़े संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने समर्पण कर दिया था। दिल्ली के 47 बड़े अखबारों के एडिटर्स और संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया था। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उस जमाने में एक बड़ा मशहूर कथन दिया था, जो उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद कहा था। आडवाणी ने इन संपादकों के लिए कहा था कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था और आप रेंगने लगे। यानी इंदिरा गांधी ने तो कहा था उस समय के मीडिया को कि आप झुके रहिए, लेकिन मीडिया ने झुकना नहीं बल्कि रेंगना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ अखबार तब भी ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया और उस समय एक राष्ट्रीय अखबार ऐसा भी था जिसने इमरजेंसी के विरोध में संपादकीय पन्ने पर खाली जगह छोड़ दी थी। तो अलग अलग तरीके से लोग थे। ज्यादातर मीडिया ऐसा भी था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन कुछ मीडिया ने विरोध भी किया था और जिन्होंने विरोध किया वो सब जेल में बंद हुए। अब विडंबना यह है कि जब देश में लोकतंत्र की अति की जाती है तब भी कहा जाता है कि यह देश के लोगों के हित में है। जब इमरजेंसी के दौरान देश में लोकतंत्र की क्षति हो गई थी तब भी यह कहा गया कि जनता की भलाई के लिए है। यानी जरूरत से ज्यादा जब लोकतंत्र होता है वो भी इसी लॉजिक के साथ दिया जाता है और जब छीन लिया जाता है तो भी यही कहा जाता है कि जनता की भलाई के लिए है। तो लोकतंत्र का कड़ा फैसला देखिए कितनी मीठी चाशनी में लपेटकर संजय गांधी ने इस देश के सामने पेश किया था और उस जमाने के बड़े बड़े संपादकों ने इसका समर्थन किया था। इसलिए जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप लोगों को भी इतिहास पर कभी कभी नजर डालनी चाहिए और अगर इस
इमरजेंसी लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा। हालांकि वो सारे लोग जिन्होंने ये काम किया था अब जीवित नहीं है, सजा तो किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल देश के लोकतंत्र में जरूर बन सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला जरूर सुनाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.